नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं और मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की। पूरा देश दोनों राज्यों के नतीजों पर टकटकी लगाए बैठा था। इन चुनाव का जनादेश ऐसा है कि हर दावेदार पार्टी को जनता ने खुश होने का मौका दे दिया है, खुश होने की वजह दे दी है। हमारे आज के 7 सवाल इसी सियासी पिक्चर के इर्द गिर्द होंगे और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। और सवाल है, चुनाव नतीजों में सभी पार्टियों को कैसे मिला खुश होने का मौका? इस सवाल का जवाब जनता के जनादेश में ही छुपा है। जनता ने गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत की खुशी दी तो हिमाचल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले कर दी। हिमाचल में भले ही आम आदमी पार्टी को वोट शेयर और सीटों के मामले में मायूसी हाथ लगी, लेकिन गुजरात में पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे। इन राज्यों में मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही सियासी पार्टियों के मिले-जुले साबित हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इन राज्यों में एक जगह जबरदस्त जीत मिली तो दूसरी तरफ मिली करारी हार। ये दो तस्वीरें दो राज्यों की, जहां जश्न का माहौल तो एक जैसा है, लेकिन पार्टियां अलग अलग हैं। गुजरात में जहां बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया, वहीं हिमाचल प्रदेश अपनी परंपरा को कायम रखते हुए सत्ताधारी बीजेपी को बाय बाय कहकर कांग्रेस को मौका दिया। गुजरात में चुनाव के नतीजों में बीजेपी को विराट जीत मिली। यहां पार्टी ने जीत के सारे रिकॉर्ड धराशायी करते हुए बम्पर जीत हासिल की। यहां भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में पार्टी ने 150 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस इस चुनाव में 20 के आंकड़े से भी नीचे रह गई। इस बार गुजरात की जनता ने एक नई पार्टी को भी विधानसभा में बैठने का मौका दिया है। आम आदमी पार्टी का राज्य में खाता खुल गया है और उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। तमाम प्रकार के नेताओं से बात हुई और जब कैमरे के सामने तो कई बार यह पब्लिकली नेता कहते थे कि हम 140 पार कर जाएंगे, पर जब ऑफ कैमरा या प्राइवेट में बात होती थी तो कहते थे 110 या 120 का आंकड़ा आएगा। तो साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत लेकर वो आएंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नरेंद्र से ज्यादा सीटें भूपेंद्र को मिलेंगी। नतीजों ने पीएम के अनुमान को सच साबित कर दिया। सबसे बड़ा झटका तो कांग्रेस को लगा। जिस कांग्रेस ने 2017 के चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें जीती थी, उसने इस बार पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, जो लोग करते हैं फैसला उसका स्वीकार करते हैं। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे उनके लिए उत्साहवर्धक नहीं रहे। इसके बावजूद विधानसभा में पार्टी की एंट्री हो गई है। पार्टी 5 सीटों के साथ गुजरात की सियासत में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अगुवाई में, अगर हम लोग गुजरात के अंदर अभी तक जो 15% वोट ऐसा लग रहा है कि मिलेगा, तो मैं समझता हूं ये अच्छी शुरुआत है। आगे और बढ़ेगी पार्टी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे अपनी परंपरा के मुताबिक ही रहे। यहाँ पिछले 37 सालों से हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। इस बार भी यहाँ ये रिवाज कायम रहा। सत्ताधारी बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। यहाँ जयराम मंत्रिमंडल के 9 मंत्री चुनाव हार गए। मैं कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर गया। मैं इस सारी चीज पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो हो जाता है इस प्रकार से कोई 1-2 इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है।
आम आदमी पार्टी ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन पहाड़ी राज्य में वो अपनी उपस्थिति दर्शाने में पूरी तरह विफल रही। सत्ता पर कांग्रेस काबिज होती है तो निश्चित तौर से 3 से 4 बड़े चेहरे हैं, उसके ऊपर है कांग्रेस दांव खेल सकती है। सबसे बड़ा जो चेहरा इस वक्त सामने कांग्रेस का हो सकता है वो प्रतिभा सिंह ही हो सकती है, जो मंडी से सांसद भी है, उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी भी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो दूसरा कैंप है उसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनका नाम भी जोरों शोरों से चल रहा है। नतीजों ने बीजेपी को इसलिए जश्न मनाने का मौका दिया क्योंकि उसने गुजरात में जोरदार जीत हासिल की। कांग्रेस के लिए राहत की बात ये रही कि उसने गुजरात में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हिमाचल में सत्ता में वापसी करने में सफल रही। वहीं आम आदमी पार्टी भले ही हिमाचल में फेल रही, लेकिन गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। लिहाजा इन सभी दलों के लिए ये नतीजे जश्न और गम दोनों लेकर आए हैं। अहमदाबाद से देवंकुर के साथ शिमला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। 27 साल से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है। अब उसे लगातार 7वीं बार जीत मिली है और जीत भी ऐसी कि गुजरात के 6 दशक के चुनावी इतिहास के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस उड़ गई। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, गुजरात में बीजेपी की विराट जीत के मायने क्या है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं अहमदाबाद से हमारी संवाददाता गोपी मनियार। बीजेपी के लिए ये जीत प्रचंड जीत है। ये जीत प्रचंड इसलिए भी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा और आज वैसा ही हुआ। नरेंद्र का जो 127 सीटों का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया और 150 प्लस सीटों के साथ जीत हासिल की है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले माधव सिंह सोलंकी की सरकार में 149 सीटों का जो रिकॉर्ड है वो बनाया था। हालांकि उस रिकॉर्ड को भी आज बीजेपी ने तोड़ दिया है। हालांकि अगर कुल मिला के देखें तो बीजेपी के लिए ये जीत प्रचंड तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी इस जीत का जश्न है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री कर ली है। बकायदा 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने आज जीत दर्ज करवाई है। तो कहीं ना कहीं ये जीत बीजेपी के लिए प्रचंड भले ही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जीत के जश्न की वजह जरूर है। इस चुनाव में न केवल बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटें हासिल की हैं, बल्कि उसे रिकॉर्ड वोट शेयर भी मिला है। बीजेपी की इस जीत ने 1985 में कांग्रेस के 149 सीट की जीत के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है, उसे पीछे छोड़ दिया है। नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर और हमारा सवाल है, गुजरात में क्या रही रिकॉर्ड तोड़ जीत की वजह? इस जीत के लिए एक नहीं बल्कि कई फैक्टर हैं। कांग्रेस का नेगेटिव कैंपेन के सहारे बीजेपी को घेरना महंगा पड़ गया। मोदी मैजिक ने अपना कमाल दिखाया और आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से भी समीकरण बदले। गुजरात में कोई और भले न सही, आज तो बीजेपी माजामा है। हो भी क्यों ना, ये जीत ऐतिहासिक है और उससे भी ऐतिहासिक बीजेपी के पक्ष में पड़े वोट, जिसने नया रिकॉर्ड कायम किया है, पुराने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए। ऐसे में चुनावी पंडितों के सामने कई सवाल हैं इस जीत को लेकर। क्या कांग्रेस का बेमन से चुनाव लड़ना बीजेपी की इस बड़ी जीत की वजह है? क्या आपकी मुफ्त योजनाओं का वादा औंधे मुंह गिरना बीजेपी के पक्ष में गया, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की रणनीति ने ये कामयाबी दिलाई है? वैसे बीजेपी की इस प्रचंड जीत के एक नहीं कई फैक्टर हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके 2 विनिंग फैक्टर हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह 15% के आसपास वोट इकट्ठा कर लिया, वो वोट किसका था? वो कांग्रेस पार्टी का वोट था। उसका बड़ा चंक कांग्रेस पार्टी का था, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था।
बीजेपी ने इस बार सभी एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए न केवल 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ सीट जीतकर नई इबारत लिखने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले एग्जिट पोल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया गया, लेकिन ये कहा गया कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से मोदी मैजिक ने इन सभी आशंकाओं को धराशायी करते हुए विपक्षी दलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह क्षेत्र है, लिहाजा जब भी यहाँ चुनाव होते हैं इसे मोदी की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया जाता है। पीएम खुद भी इसे गुजराती अस्मिता के तौर पर जनता के सामने रखते हैं। इस बार गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में 31 रैलियां और 3 रोड शो किए और उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने इसे इलेक्शन को नरेंद्र मोदी के प्राइड से जोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी ने वहां 32 जनसभाएं की, 4 रोड शो किया, तो ये सब कुछ जो मैंडेट है वो नरेंद्र मोदी के लिए है। गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रचार इस बार फीका नजर आया। टॉप लीडरशिप ने इस चुनाव से दूरी बनाए रखी। हालांकि यहां भी मामला संभालने के लिए कांग्रेस डोर टू डोर जरूर प्रचार करती रही, लेकिन ये प्रचार कारगर साबित नहीं हुआ। कांग्रेस के नेगेटिव कैंपेन ने रही सही कसर पूरी कर दी। पीएम मोदी पर किए गए निजी हमले बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुए। पहले पार्टी के दिग्गज नेता मधुसूदन मिस्त्री ने औकात शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम को घेरा। फिर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रावण बताकर आत्मघाती कदम उठा लिया, जिसने कांग्रेस की सियासी संभावनाओं की गर्दन बीजेपी को थमा दी। बीजेपी के लिए ये जीत प्रचंड जीत है। ये जीत प्रचंड इसलिए भी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा और आज वैसा ही हुआ। नरेंद्र का जो 127 सीटों का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया और 150 प्लस सीटों के साथ जीत हासिल की। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह पूरे समय गुजरात में सक्रिय रहे। पार्टी में टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बीजेपी में किसी भी तरह से गुटबाजी या असंतोष की लहर को पनपने नहीं दिया। चुनाव के हर मोर्चे पर अमित शाह पहली कतार में दिखाई दिए। बहरहाल नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ चुके हैं और गुजरात जश्न मना रहा है अपनी नई सरकार से पूरी होने वाली उम्मीदों का, जिसमें एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का भी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के साथ ही आज हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी सामने आए हैं। चुनाव जब शुरू हुआ था तो एक बड़ा सवाल सबके सामने था, राज जीतेगा या रिवाज जीतेगा। जब नतीजे सामने आए तो साफ हो गया कि हिमाचल की जनता ने अपनी 37 साल पुरानी रवायत परिपाटी को कायम रखा है और सत्ता की चाबी बीजेपी से लेकर कांग्रेस को सौंप दी है। नजर डाल लेते हैं हमारे अगले सवाल पर, और हमारा सवाल है, हिमाचल में कांग्रेस की जीत के पीछे वजह क्या है? आपको बताएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से 4 दशक पुराना रिवाज बरकरार रखा है, जबकि भाजपा ने जो नारा दिया था कि इस बार रिवाज बदलेंगे ना कि सरकार, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण रहा, वो यही कि इस बार कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी खेली है उसमें उन्होंने पूरा चुनाव है वो हिमाचलियत और लोकल मुद्दों पर लड़ा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ओपीएस, बागवानों का मुद्दा और संगठित कांग्रेस के नेता, ये बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है। करीब 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने देश के सियासी पटल पर दस्तक दी थी। उसके बाद दिल्ली में लगातार 2 बार प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आप इस साल पंजाब में भी सत्ता पर काबिज हो गई। गोवा विधानसभा में भी पार्टी की मौजूदगी है और अब गुजरात में भी खाता खुल गया है। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को आपने पूरा कर लिया है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद
जल्द ही आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सत्ता। भारत माता की। गोवा विधानसभा में उसके 2 विधायकों की जीत और अब गुजरात के चुनावी नतीजों में आपको मिले मत प्रतिशत से पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि एमसीडी में आपकी जीत के आंकड़े हौसला बढ़ाने के लिए तो सही है, लेकिन उनका राष्ट्रीय दल बनाने की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा दफ्तर और पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह के साथ साथ और भी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें, नियम और पात्रता होती है। इसमें से एक शर्त ये है कि अगर कोई राजनीतिक दल 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या फिर विधानसभा चुनावों में 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल 6% या ज्यादा वोट शेयर जुटा ले, तब उसे राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग मान्यता देगी। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इन्हीं में से 4 राज्यों वाली शर्त को पूरा करने की वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। दिल्ली की सत्ता में रहते हुए पंजाब में जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी ने कल एमसीडी में भी जीत का परचम लहराया था और आज गुजरात में पार्टी का विधानसभा में खाता खुलने से पार्टी बेहद उत्साहित है। गुजरात के नतीजों के आने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर एक खास पोस्टर लगाया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई दी गई है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो इस परिणाम को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे लिए उत्साहजनक है कि आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर गई। हिमाचल में तो नतीजे आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी को विधानसभा के भीतर पहुंचने का मौका दे दिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन उसने इन चुनावों में करीब 13% वोट हासिल किए। गुजरात के गढ़ में 35 लाख लोगों ने आज झाड़ू का परचम लहरा करके दिल्ली वालों की पैदा हुई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देकर के एक इतिहास रचा। गुजरात के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, ये छोटी बात नहीं है। दिल्ली और पंजाब में सत्ता में रहते हुए गोवा में भी आपने 6.77% वोट शेयर के साथ 2 सीटें हासिल की थी। आम आदमी पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हाथों में झंडा लहराते हुए आम आदमी पार्टी का उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ढोल धमाकों पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमकर नाच रहे हैं और जाहिर है सामने आप देखिए आम आदमी पार्टी की छत पर कल एमसीडी की जो जीत दर्ज हुई है उसके बाद से ही एक नया पोस्टर यहाँ पे नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर। फिलहाल देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, पांचवा बहुजन समाज पार्टी, छठा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सातवां नेशनल कांग्रेस पार्टी, आठवां नेशनल पीपल्स पार्टी। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के जुड़ने के बाद इसकी संख्या 9 हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलने के बाद आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय पहचान के लिए एक अस्थायी चुनाव चिन्ह भी आपको मिलेगा। पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भले ही बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है, उसकी टेंशन लेकिन कम नहीं हुई है। जब तक शपथ नहीं हो जाती पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। तमाम विधायक एकजुट रहे, इसके लिए पार्टी के आला नेता सक्रिय हो गए हैं। और हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, हिमाचल में पूर्ण बहुमत के बाद भी विधायकों को दूसरे राज्य में क्यों भेज रही है कांग्रेस? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। हिमाचल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना दी है, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को
डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत उनके विधायकों पर सेंध न लगा दे, जिसको लेकर हाईकमान ने भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी लगाई है। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि तमाम जीते हुए विधायकों को एक साथ चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत अन्य राज्यों में सरकार बना चुकी है। फिलहाल कांग्रेस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद अब बात उपचुनाव के नतीजों की कर लेते हैं। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। यूपी की रामपुर सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, तो बिहार में बीजेपी ने कुढ़नी विधानसभा सीट पर महागठबंधन को पानी पिला दिया है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, उपचुनाव के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं। यूपी में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों के उपचुनाव हुए और आज उनके नतीजे आ गए हैं। अब नतीजे क्या आए हैं, उसके मायने क्या हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आप अगर बात मैनपुरी की करते हैं, कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और शायद ठीक वैसा ही मैनपुरी में साबित हुआ, जहां पर डिंपल यादव 2.5 लाख से ज्यादा मतों से यहां पर जीती हैं। उन्होंने हराया है बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य को। और ऐसा नहीं है कि किसी एक विधानसभा से ही डिंपल यादव को जीत मिली हो। डिंपल यादव को सारी ही विधानसभाओं में बढ़त मिली, चाहे भोगांव हो, चाहे किशनी हो, चाहे करहल हो, चाहे जसवंत नगर हो। और इसी बीच में शिवपाल सिंह यादव यानी कि चाचा और भतीजे की दूरियां भी पूरी तरीके से आज खत्म हो गई हैं। इतने सालों से 17 से एक तरह से प्रसपा बनी, उसके बाद प्रसपा चली, पर आज प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। और आज से कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव, ठीक वैसा ही उन्होंने चेंज अपने ट्विटर के बायो में किया है, ठीक वैसा ही चेंज उन्होंने अपनी गाड़ी में झंडा बदल कर किया है और ठीक वैसा ही चेंज आदित्य यादव ने भी किया है। तो चाचा भतीजे का मिलन है, एक रिवॉर्ड की तरह देखा जा रहा है। और इसी के साथ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसमें कब्जा बना रहा है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नए सवाल, नया मुद्दा। फिलहाल इजाजत।